दोस्तों, आज हम लेखाकर्म की अवधारणाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। अवधारणा मतलब जिन बातों को ध्यान में रखते हुए खातों को बनाया जाता है, अकाउंट्स को बनाया जाता है, उन्हें अवधारणाएं बोलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है, पहली अवधारणा है व्यवसायिक इकाई अवधारणा। व्यवसायिक इकाई अवधारणा से क्या मतलब होता है? इसमें यह माना जाता है कि व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापारी ने कुछ पैसा व्यापार में लगाया है तो वो अलग है और व्यापार अलग होता है। जैसे मान लीजिए व्यापारी ने 20,000 रुपये का माल खरीदा, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और 20,000 रुपये कैश, ये तीनों चीज़ मिलाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये तीनों चीज़ें व्यापारी के लिए तो असेट्स है, लेकिन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, इसलिए 50,000 रुपीज़ उसकी लाइबिलिटी है। क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों का अलग अलग अस्तित्व माना जाता है, एक ही अस्तित्व नहीं माना जाता। दूसरी जो अवधारणा है उसे बोलते मुद्रा मापन अवधारणा या मुद्रा माप अवधारणा। इसमें क्या होता है कि जो भी देश की करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो जो भी कैलकुलेशंस होते हैं बिजनेस में या अकाउंटेंसी में, वो सारे कैलकुलेशंस रुपए में कन्वर्ट किए जाते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 20,000 सेवफल की कीमत के बराबर बिजनेस स्टार्ट किया। हम उदाहरण या जो भी चीज़ लेंगे हम कैश से ही लेंगे, पैसे से ही लेंगे। हम जो यूनिट होती है वो पैसे के अलावा किसी और चीज़ की नहीं लेंगे, जो लेंगे हम रुपए में ही लेंगे। तीसरी अवधारणा होती है चालू व्यवसाय अवधारणा। इसमें ये माना जाता है कि व्यापार निरंतर चलते जाएगा, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम बिजनेस को करते हैं और अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इसीलिए जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीन पर, मतलब मूल्यह्रास लगाते हैं मशीन पर, तो हम यही सोचते हैं कि 10 साल बाद जब मशीन की कीमत ख़त्म हो जाएगी तो हमें दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो वो ध्यान में रखते हुए हम खातों को बनाते हैं। तो ये होती है चालू व्यवसाय अवधारणा। अगली अवधारणा है लेखांकन अवधि अवधारणा। मतलब अकाउंट्स का एक पूरा साल माना जाता है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेखांकन की अवधि होती है। वैसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेखांकन की अवधि जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो एक पर्टिकुलर साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो निकाला जाता है। तो लेखांकन अवधि मतलब हर अकाउंट की एक पूरी अवधि होती है, उसे लेखांकन अवधि बोलते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन लागत अवधारणा। मतलब हम जो भी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए की खरीदी, तो हम उसे 5 लाख रुपए का ही शो करेंगे, भले ही मार्केट में उस बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई हो। हमने कोई परचेस किया, कोई माल परचेस किया, मान लीजिए हमने कोई पेन परचेस किया जो 10 रुपये का है और मार्केट में 1 साल बाद उसकी कीमत 11 रुपये हो गई हो, तो भी हम उसको 10 रुपये का ही शो करेंगे, 11 रुपये में नहीं शो करेंगे। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए बेचने के लिए कोई माल आपने खरीदा है और उसकी कीमत मार्केट में और कम हो गई। जैसे मान लीजिए पेन आपने 5 रुपये का एक परचेस खरीदा और उसकी कीमत मार्केट में 6 होने के बजाय 4 हो गई, तो फिर आपको उसकी कीमत को 4 करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली तो क्या होता है कि कीमत बढ़ती है किसी चीज़ की, इसलिए। लेकिन हम अपने बुक्स में बढ़ी हुई कीमत न बताते हुए हमने जो चीज़ जितने रुपए में खरीदी थी हम उतने रुपए ही बताते हैं। ये थी आपकी लेखांकन लागत की अवधारणा। आगे देखेंगे द्विपक्षीय अवधारणा। मतलब हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी चीज़ बेचते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसके डबल इफ़ेक्ट होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ, आपके पास कैश आपके पास से गया और फर्नीचर आपके पास आया। आपने अपने लिए किताब खरीदी, बुक अपने क्या सिलेबस के लिए,
तो आपके पास से पैसा गया और आपके पास किताब आई। तो जैसे अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो इफेक्ट पड़ते हैं, उसी प्रकार से बिजनेस में भी यही होता है और अकाउंटेंसी में भी यही होता है कि हर चीज़ के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। यही बात जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में अभी जब अपन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने वाले हैं तब हमको काम आएगी ये चीज़ कि संपत्ति हमेशा दायित्व के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यदि व्यापारी ने कैपिटल लगाई है तो बिजनेस को कैश मिला जो कि उसकी संपत्ति है, और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके डबल इफेक्ट होते हैं। अगला पॉइंट है वसूल अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यावसायिक लेन देन से आगम को लेखांकन अभिलेखों में उसके वसूल हो जाने पर ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब यदि आपने कोई संपत्ति बेची या आपने कोई माल बेचा, तो जब आपने माल बेचा तब यदि आपको जब पैसा मिल गया तभी आप उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे। जब आपको राशि प्राप्त होती है नगद, तभी आप उसकी एंट्री करते हैं। यह है वसूली अवधारणा। आगे देखिए, उपार्जन अवधारणा। उपार्जन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्रूड। मतलब यदि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो जब उसका पैसा मिल रहा है तभी आप उसकी इनकम मानोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान किराए से दे रखा है और आपके किराएदार ने आपको अगस्त में ही सितंबर का किराया दे दिया, तो वो अगस्त का किराया ना मानते हुए सितंबर का है, तो इसलिए वो जो इनकम है वो सितंबर की मानी जाएगी, अगस्त की इनकम नहीं मानी जाएगी। मतलब जिस समय की इनकम है या जिस समय का खर्चा भी है, यदि खर्चा है तो खर्चा, इनकम है तो इनकम, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है उस समय की मानी जाएगी, न कि जब पैसा मिल रहा है तब की मानी जाएगी। ये वाली अवधारणा में ऐसा होता है। आखिरी है मिलान अवधारणा। मिलान मतलब क्या होता है? मिलान मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं, लेन देन को करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए मतलब जैसे मान लीजिए आपने बिजली का बिल भरा तो बिजली के बिल की रसीद होनी चाहिए, आपने टेलीफोन का बिल भरा तो टेलीफोन के बिल की रसीद होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, मतलब लेखा मानक की। क्या होता है लेखा मानक? देखिए, अकाउंट जो होते हैं वो हर जगह पर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। हर देश में अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अभी अपन अपने इंडिया की बात करें तो वैसे अपने यहाँ अंग्रेज़ों के आने के पहले अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते थे क्या? अंग्रेज़ों के आने के पहले भी अपने अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे, लेकिन वो भारतीय बही खाता पद्धति से होते थे। उसमें डेबिट और क्रेडिट न लिखते हुए जमा और नाम लिखते थे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से पढ़कर अमेरिका जॉब करने जा रहा है तो उसको मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही है, एक से है ही नहीं दोनों देशों में। इसलिए क्या किया जाता है कि जो पूरे दुनिया भर के जितने चार्टर अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों ने मिलकर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, उन्हें ही लेखा मानक कहते हैं। और ये एक लेखा मानक क्या है? एक लेखा मानक मतलब क्या होता है? लेखा करने का एक ही तरीका होना चाहिए हर जगह पर। मतलब यदि मान लीजिए किसी बिजनेस में डेप्रिसिएशन निकालने की एक मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो उससे रिलेटेड बाकी के जो बिजनेसेस हैं वो भी उसी मेथड से बिजनेस को डेप्रिसिएशन को मेंटेन करेंगे। मेथड वो अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये होता है एक लेखा मानक। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।